Welcome guys. Today's our topic is all about microbiology. First of all हम पहला अपना माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रो देखेंगे। माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और बायो मीन्स होता है जीव, कौन सा भी एक जीव, यानी एक स्मॉल जीव। और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने वाले साइंस को क्या हम कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन ऐसी आती है, माइक्रोबायोलॉजी इज दिस स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एजेंट दैट इज टू स्मॉल टू सीन क्लियरली बाय नेकेड आइज। यानी माइक्रोबायोलॉजी मीन्स क्या बताया गया है कि माइक्रोबायोलॉजी ये स्टडी है। तो स्टडी किसका है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये किसका स्टडी है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी है। और एजेंट, जो एजेंट रहते हैं स्मॉल एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसका स्टडी जो कि बहुत स्मॉल है, दिखने क्लियरली देखने के लिए क्या है? बहुत स्मॉल है। अपने ओपन आइज से, नेकेड आइज यानी कि अपने ओपन आइज से हम इन्हें क्लियरली सीन नहीं कर पाते। ऐसे स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। और ये मैं बता दूं कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका साइज कितना होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से भी इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इट कैन ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उन्हें हम कैसे किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सिर्फ हम उन्हें ऑब्जर्व किससे कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर इन नेचर लाइक सॉइल, वाटर, सरफेस, प्लांट, ह्यूमन टू एनिमल। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो कहाँ कहाँ पे फाउंड होते हैं? एवरीवेयर, नेचर में कहीं पे भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं पे भी वो फाइंड आउट होते हैं। जैसे कि सॉइल में हो गया, वाटर में हो गया, सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स टू एनिमल, सभी जगह पे जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। मेनी ऑर्गेनिज्म लिव इन एंड आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी। दे आर नॉर्मली हार्मलेस बट इवन हार्मफुल, बट अंडर सर्टन कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज। ये बात समझ में आई कि आपको? ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कुछ अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं। ओके, दे आर नॉर्मली हार्मलेस। वो क्या होते हैं? नॉर्मली हार्मलेस रहते हैं और हेल्पफुल भी रहते हैं। वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मलेस रहते हैं और हेल्पफुल भी रहते हैं। बट कुछ कंडीशन के अंदर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया, फंगी जो रहते हैं, वो क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं अपने ह्यूमन बॉडी के लिए कैन कॉज डिसीज कॉज कर सकते हैं। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं और हार्मलेस भी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें आते हैं एंटोनी वॉन लिवेनॉक। एंटोनी वॉन लिवेनॉक ये एक साइंटिस्ट थे 1632 टू 1723 तक। ओके, तो देखेंगे, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू observe bacteria and other microorganism using homemade a single lens microscope, या single lens microscope constructed by him। तो ये क्या थे? एंटोनी जी क्या थे? फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। किससे? बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये क्या थे? एंटोनी जी क्या थे? फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। किससे? बैक्टीरिया को और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। यूजिंग, किसकी सहायता से, किसकी मदद से, किसे यूज करके किया था? होममेड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। होममेड एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। क्या? बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो होममेड माइक्रोस्कोप था वो
किन्होंने बनाया था? उन्होंने कंस्ट्रक्टेड किया था उसको। ओके, जो एंटोनी जी थे उन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। उन्होंने ऑब्जर्व किया था किसकी सहायता से? सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, जो कि उन्होंने खुद से बनाया था। ओके, ही नेम दोज स्मॉल ऑर्गेनिज्म एज अ लिटिल एनिमलक्यूलस। तो जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो थे, जिन्हें हम अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह कहते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, तो बैक्टीरिया, फंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया था उन्होंने? लिटिल एनिमलक्यूलस। ओके, क्या नाम दिया था? लिटिल एनिमलक्यूलस। जो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व कर दिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उससे नाम दे दिया लिटिल एनिमलक्यूलस। ओके, Leeuwenhoek microscope could magnify object about 50 to 300 times. ओके, मतलब क्या होता है? लीवेनहॉक जी ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था तो वो क्या करता था? मैग्नीफाई करता था, यानी जूम करता था ऑब्जेक्ट को। कितने टाइम? 50 to 300 टाइम से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो क्या करता था? जूम करता था। ओके, क्लियर? हम देखेंगे लुईस पास्चर के बारे में 1822 to 1892। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम? माइक्रोबायोलॉजी डेवलपमेंट एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन फ्रॉम द इरा ऑफ लुईस पास्चर। यानी माइक्रोबायोलॉजी की डेवलपमेंट कैसी हुई है? साइंटिफिक डिसिप्लिन से, किस इरा ऑफ लुईस पास्चर से। लुईस पास्चर के जो इराज है तो उनकी वजह से माइक्रोबायोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है। और एक मैं पॉइंट आपको क्लियर करना भूल गई, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी जी है या लुईस पास्चर जी है? तो आपका ये फर्स्ट डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। तो जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी कहा जाता है वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी को कहा जाता है, और जो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है वो लुईस पास्चर जी को कहा जाता है। यानी कि ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न ओके, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है किन्हें? लुईस पास्चर जी को। ओके, और एंटनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी। ओके, हुए लुईस पास्चर जी जो है ये कौन थे? ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन फ्रांस। ये प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के फ्रांस में केमिस्ट्री के वो प्रोफेसर थे। ओके, देन हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखा हमने, फिर उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था माइक्रोबायोलॉजी में? लुईस पास्चर जी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था? फर्स्ट आता है हमारा द वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट सेवरल डिसीज सच एज कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबिस। तो लुईस पास्चर जी ने क्या किया था? वैक्सीन की डेवलपमेंट की थी। बहुत सारे डिसीज के अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था, जैसे कि कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबिस की जो वैक्सीन है तो वो उन्होंने डेवलपमेंट किया था। ओके, कंट्रीब्यूशन दिया था वो है ही डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज। तो उन्होंने क्या किया था? जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है उसको उन्होंने क्या किया था? डिस्प्रूव कर दिया था, यानी उन्होंने उसे गलत साबित करा दिया था और पोस्टुलेटेड की थी। कौन सी थ्योरी? तो पोस्टुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी फिर? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। यानी इससे इस थ्योरी को, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज की जो थ्योरी है, इसे डिस्प्रूव करके उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज उन्होंने बताया। ओके, लिक्विड मीडिया कंसेप्ट, द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट बोथ टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो लिक्विड मीडिया कंसेप्ट है तो वो हमें थर्ड यूनिट में सीखना ही है। द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट बोथ टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो न्यूट्रिएंट बोथ जो है तो वो लिक्विड मीडिया कंसेप्ट का ही पार्ट है, तो वो दोनों भी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लिक्विड मीडिया कंसेप्ट उन्होंने यूज किया, उसमें से उन्होंने न्यूट्रिशन बोर्ड को यूज किया, और किसके लिए? तो ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए उन्होंने न्यूट्रिएंट बोर्ड का यूज किया। ओके, ही वाज प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो उन्होंने क्या प्रपोज किए थे?
फर्मेंटेशन के प्रिंसिपल प्रपोज किए थे। किसके लिए? तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने फर्मेंटेशन के प्रिंसिपल दिए थे। देन उन्होंने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस द स्टरलाइजेशन टेक्निक एंड डेवलपमेंट स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। ओके, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? फिर स्टरलाइजेशन की क्या क्या टेक्निक्स है, उस स्टरलाइजेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है, और जो हॉट एयर ओवन है, ऑटोक्लेव है, ये दोनों जो है स्टरलाइजेशन में यूजफुल मशीन्स, हाँ मशीन्स कह सकते हैं हम। वो जो हॉट एयर ओवन रहते हैं और ऑटोक्लेव रहते हैं, तो उनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, हॉस्पिटल में यूज जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, ही डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। उन्होंने फिर लास्ट में क्या दिया? डिस्क्राइब किया मेथड्स, जो मिल्क को पाश्चराइजेशन कैसे करे, यानी मिल्क का पाश्चराइजेशन कैसे करे, तो उसके मेथड उन्होंने डिस्क्राइब किए थे। नेक्स्ट हमारे आते हैं रॉबर्ट कोच, 1843 to 1910। ही प्रोवाइडेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, मतलब नोटिसेबल कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था। ही वॉज अ जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर, वो जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर थे। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे माइक्रोबायोलॉजी में। तो फर्स्ट आता है, ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया सच एज द एंथ्रेक्स बैचिलाई, ट्यूबरकल बैचिलाई एंड कोलेरा बैचिलाई। तो उन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था, एंथ्रेक्स बैचिलाई का, ट्यूबरकल बैचिलाई का, कोलेरा बैचिलाई का, और भी कुछ जो बैक्टीरिया थे उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। और जो लुइस पास्चर थे, उन्होंने क्या किया था? वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, ही इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया था? सॉलिड मीडिया इंट्रोड्यूस किया था। सॉलिड मीडिया मतलब क्या होता है? जो यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था सॉलिड मीडिया को बैक्टीरिया के कल्चर के लिए, बैक्टीरिया के कल्चर के लिए उन्होंने सॉलिड मीडिया को इंट्रोड्यूस किया। देन he also introduced method of for isolation of bacteria in pure culture। तो प्योर कल्चर में बैक्टीरिया का आइसोलेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके उन्होंने मेथड इंट्रोड्यूस किए। ये प्योर कल्चर हो गया, सॉलिड मीडिया हो गया, ये हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने ही वाले हैं। नेक्स्ट आता है, ही डिस्क्राइब द हैंगिंग ड्रॉप मेथड। तो उन्होंने क्या किया था? हैंगिंग ड्रॉप मेथड जो रहते हैं, तो उसे डिस्कवर किया था। जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड रहते हैं वो सेल को प्रिजर्व करने के लिए, या जो सेल का शेप और जो अरेंजमेंट रहता है उसे प्रिजर्व करने के लिए यूज़ की जाने वाली ये मेथड है। देन फिफ्थ आता है, द फेनोमेनन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय हिम। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो फेनोमेनन है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी ह्यूमन में कैसे डेवलप हुई है, तो उससे फर्स्टली किन्होंने ऑब्जर्व किया था? तो रॉबर्ट कोच ने उसे ऑब्जर्व किया था। मतलब जो इम्यूनिटी बर्थ के बाद हमारे बॉडी में डेवलप होती है तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उसे उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। सिक्स पॉइंट आता है, ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक। तो उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक के बारे में भी इंट्रोड्यूस किया था। ही इंट्रोड्यूस रोल ऑफ हाइजीन इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। तो हाइजीन का क्या रोल है, इन्फेक्शियस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हाइजीन का क्या रोल है, उससे भी उन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आता है कोच फेनोमेना। तो कोच जी ने क्या क्या फेनोमेना दिए थे? तो आता है उसमें, रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व दैट जेन्युइन पिग already infected with tubercle bacilli develop a hypersensitivity reaction when injected with tubercle bacilli or its protein. Since then this observation is called Koch's phenomenon। तो कोच फेनोमेनन किसे कहते हैं? जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। किसे? जेन्युइन पिग्स को ऑब्जर्व किया था जो ऑलरेडी क्या रहते थे? इन्फेक्टेड रहते थे। किससे? ट्यूबरकल बैचिलस से। और क्या डेवलप करते थे? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन व्हेन इंजेक्टेड विथ ट्यूबरकल बैचिलाई और इट्स प्रोटीन। जब ट्यूबरकल बैचिलस से और उसके प्रोटीन से जब वो इंजेक्टेड किए जाते थे तो वो क्या डेवलप करते थे? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप करते थे। तो दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड कोच फेनोमेना। तो इसी ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं? कोच फेनोमेना। तो जो जेन्युइन पिग जो रहते हैं तो उसे क्यों ऑब्जर्व किया था? जो
ह्यूमन के बायोलॉजिकल सिमिलरिटी और इनकी सेम ही रहती है आसपास, इसलिए उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसे ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट आता है कोच पोस्टुलेटेड। उन्होंने क्या मतलब पोस्टुलेटेड मतलब क्या रूल बनाए थे, क्या क्राइटेरियाज दिए थे, तो देखते हैं। रॉबर्ट कोच हैज पोस्टुलेटेड दैट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म can be accepted as a causative agent of an infectious disease only if the following four criteria are fulfilled। तो रॉबर्ट कोच जी क्या कहते थे, रॉबर्ट कोच पोस्टुलेटेड किया था, उन्होंने क्या किया था, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट किए जाएंगे पॉजिटिव एजेंट बोल के, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे, इन्फेक्शन के पॉजिटिव एजेंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो फॉलोइंग 4 क्राइटेरिया जब वो फुलफिल करेंगे। तो हम वो 4 क्राइटेरिया क्या है उसे देखते हैं। तो रॉबर्ट कोच जी ने क्या क्या 4 क्राइटेरिया दिए थे उसके बारे में देखेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कंस्टेंटली एसोसिएटेड विद द लेजन और डिसीज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कंस्टेंटली किससे एसोसिएट होने चाहिए, तो लेजन ऑफ डिसीज से। लेजन ऑफ डिसीज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो कंस्टेंटली एसोसिएटेड रहने चाहिए। लेजन मतलब क्या होता है, कोई भी मान लो इंजरी हो गई या फिर इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो गया या फिर कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे एबनॉर्मलिटी होगी तो उसे कहते हैं लेजन। सेकेंड क्राइटेरिया आता है, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन अ प्योर कल्चर फ्रॉम द लेजन ऑफ डिसीज। तो जो लेजन ऑफ डिसीज है उससे, लेजन ऑफ डिसीज से जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे प्योर कल्चर में आइसोलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। ये सेकेंड क्राइटेरिया हो गया। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, द सेम डिसीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनऑक्युलेटेड इनटू अ सुटेबल लैबोरेटरी ऑर्गेनिज्म। तो जो क्या बोल रहे, थर्ड क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, तो जब आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इनऑक्युलेटेड मतलब भेजे जाएंगे कहाँ पे, सुटेबल लैबोरेटरी ऑर्गेनिज्म के साथ जब भेजे जाएंगे तो सेम डिसीज फॉर्म होना चाहिए। एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम डिसीज, पहले जो था वही बाद में आना चाहिए जब हम उसे सुटेबल लैबोरेटरी ऑर्गेनिज्म पे भेजे जाएंगे, मतलब उसकी ग्रोथ इनिशिएट करने के लिए भेजे जाएंगे तब। तो क्राइटेरिया हमें ये बताता है, it should be possible to re-isolate the organism in pure culture from lesion produced in the experimental organism। जो experimental organism में प्रोड्यूस हुआ लेजन है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हुआ जो लेजन है, तो उससे ऑर्गेनिज्म का रीआइसोलेशन करना, ऑर्गेनिज्म का प्योर कल्चर में, प्योर कल्चर में रीआइसोलेशन करना पॉसिबल होना चाहिए। फिर से एक बार 4 क्राइटेरिया देखेंगे। पहला क्राइटेरिया ये बताता है कि जो लेजन ऑफ डिसीज है उसके साथ कंस्टेंटली एसोसिएटेड रहने चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्राइटेरिया क्या बताता है, जो लेजन ऑफ डिसीज है उससे ऑर्गेनिज्म का प्योर कल्चर में आइसोलेशन करना पॉसिबल होना चाहिए, वो आइसोलेट होना पॉसिबल होना चाहिए। देन थर्ड क्राइटेरिया ये बताता है, जब आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भेजे जाएंगे सुटेबल लैबोरेटरी ऑर्गेनिज्म के साथ तो सेम डिसीज आना चाहिए, पहले जो था वो बाद में आना चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया क्या बताता है, तो ये भी पॉसिबल होना चाहिए जब लेजन, जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में लेजन प्रोड्यूस हुआ है उससे ऑर्गेनिज्म का प्योर कल्चर में रीआइसोलेट करना भी पॉसिबल होना चाहिए। ये हो गए 4 क्राइटेरिया रॉबर्ट कोच के। तो आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर डेफिनेशन देखा, फिर साइंटिस्ट के बारे में देखा, लुइस पास्चर जी के बारे में देखा, रॉबर्ट कोच जी के बारे में देखा। और ये दोनों भी जो साइंटिस्ट है बीएससी नर्सिंग के एमएचएस के फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो इस पर आता ही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई भी आपका डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछना। थैंक यू।